एफआईएस का डेटा कल सरप्राइजिंगली पॉजिटिव था। एक बार पढ़ लेते हैं कि किस तरह का एफआईएस का रुझान रहा कल के सत्र में। मार्केट में जिस तरह की सेलिंग थी उस तरह से लग रहा था कि कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन प्लेयर सेल कर रहा है, लेकिन जब इवनिंग में डेटा देखने के लिए मिले तो एवरीवन वाज सरप्राइज कि एफआईएस ने भी खरीदारी की, डीआईएस ने भी खरीदारी की, तो रिटेल ने इतना बुरी तरह से मार्केट को नीचे लेकर आए। आई मीन 400 साढ़े 400 पॉइंट सेंसेक्स का गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से शेयर्स गिर रहे थे कल वो थोड़ा सा एक कॉज ऑफ ए कंसर्न था। अगर हम देखें तो यूएस में डाउ जोन्स 125 अंक बढ़कर बंद हुआ, शंघाई फ्लैट है, हैंसेंग में करीब 155 पॉइंट की बढ़त देखने के लिए मिल रही है, ऑलमोस्ट 1% ऊपर। निकाई में आज अच्छा उछाल देखने के लिए मिल रहा है। कारण है कि जिस तरह से यूएस में रेट कट थोड़ा सा कम होने की संभावनाएं हैं इस अपकमिंग मीटिंग में, उसके बाद से येन में जो एक लगातार रिकवरी देख रहे थे वो थोड़ा सा डेप्रिसिएशन की साइड पर जाएगी और उसका एक इम्पैक्ट है कि आज जापानीज मार्केट में अच्छा उछाल देखने के लिए मिल रहा है। केस कोस्पी में करीब 1.5% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। तो एशियन मार्केट्स का तो सपोर्ट इंडियन मार्केट को पूरी तरह से है। कल यही चीज़ रिवर्स थी और हमने देखा कि मार्केट में रिवर्सल भी आया, लेकिन आज ये चीज़ ग्रीन मार्क में तो देखना होगा कि मार्केट का रिवर्सल सेकेंड हाफ में बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। एक बार टॉप गेनर्स और लूजर्स की तरफ भी नजर डाल लेते हैं। कौन से आज शेयर हैं जो कि अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, तो उसमें एफडीसी करीब 13% ऊपर है, वेक्टर फूड यहाँ पर 7% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है, केन्स एनर्जी करीब 7% ऊपर है, किम्स करीब 5.25%, एमटीएनएल में करीब 5% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। वहीं टॉप लूजर्स पर नजर डाल लेते हैं कि कौन से शेयर्स हैं जहाँ पर कि आज इस बढ़े हुए या रिकवर मार्केट में कहीं ना कहीं गिरावट है। तो प्रिज्म जॉनसन आज अगेन यहाँ पर करीब 4.5% की गिरावट, एनआरबी बियरिंग करीब 4.5% नीचे, रेमंड 3%, जीटीएल इंफ्रा करीब 2.5% और ग्रेन्यूल्स में करीब 2.5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लेकिन जो टॉप ऑफ द हाइलाइट्स था कल के मार्केट में वो यही था कि डाउ जोन्स कल 750 पॉइंट करीब नीचे था जब ओपन हुआ, क्योंकि वहाँ पर अमेरिका में इन्फ्लेशन का डेटा आया। अगस्त इन्फ्लेशन 3.2% बढ़ा। माना जा रहा था कि जुलाई में जो कि ये इन्फ्लेशन 2.9% की रीडिंग थी उसके आसपास ही आएगा या उससे कम आएगा, लेकिन ये रीडिंग रिवर्स हो गई। तो जो फेड की को लेकर जो एक्सपेक्टेशन थी कि 18 तारीख को जब फेड की घोषणाएं होंगी तो 50 बेसिस पॉइंट रेट कट आ सकता है, वो पूरी संभावनाएं लगभग खत्म हो गई और अब मार्केट ने 25 बेसिस पॉइंट का डिस्काउंट करना शुरू कर दिया, जो वहाँ पर स्वैप ट्रेडर्स का जो डेटा आता है उसके हिसाब से। अगर हम देखें तो आज लेकिन ईसीबी की भी बैठक है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बैठक है, जहां पर कि दुनिया भर की नजरें होंगी, क्योंकि इन्फ्लेशन वहां पर भी सॉफ्ट हुआ है, लेकिन क्या ईसीबी रेट कट करेगा या नहीं करेगा, क्या कुछ इस तरह के इंडिकेशन देगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अरुण सर, अगर मैं देखूं तो यूरोप से कुछ संभावनाएं बनेगी। अगर यूरोप से भी एक कट आ जाता है, अमेरिका से एक कट आ जाता है, 25 बेसिस पॉइंट हो गया, 25 की अब संभावनाएं ज़्यादा हो गई हैं, तो क्या ग्लोबल मार्केट में कमोडिटीज़ के प्राइजेस पर कुछ इम्पैक्ट होगा या सेंटीमेंट पर कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है? विवेक, एक चीज तय है, इंटरेस्ट रेट जब कट होता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट कमोडिटी पे होता है। लेकिन फिलहाल जो कमोडिटी की स्थिति है, खास करके जो कच्चे तेल की अगर आप बात करें, विंटर की स्टॉकिंग शुरू हो चुकी है और विंटर में हमेशा ये देखा जाता है कि उसके पहले 3-4 महीने पहले से कच्चे तेल के दामों में वृद्धि होने लगती है। इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बल्कि इसका उल्टा हो रहा है कि कमोडिटी क्रूड ऑयल के प्राइसेस सॉफन हो रहे हैं। ये एक नेगेटिव संकेत दे रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं डिमांड श्रिंक हुई है और जो इनके जो उत्पादक हैं उन्हें ये लग रहा है कि अगर वो अपनी सप्लाई मेंटेन नहीं करेंगे तो शायद उनके भी जीडीपी बोलिए या उनके उनके इंटरनल मैटर्स में उनको कुछ तकलीफें आ सकती है। माफ कीजिए, जी। डायरेक्ट इंपैक्ट कमोडिटी पे कितना पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन जब भी कट होता है तो बाजार 1-2 दिन कमोडिटी मार्केट में कुछ न कुछ हलचल बढ़ जाती है ये रेट कट को लेकर। जी। कुछ एक दर्शकों के सवाल भी हैं सर। शशि पांडे जी का सवाल है, विंटेज कॉफ़ी के बारे में बताएं सर। इनके पास 106 रुपये के रेट के कुछ शेयर पड़े हैं और मोरपेन लैब के भी शेयर कुछ पड़े हैं 92 के। सर क्या व्यू है आपका?
भाई मोरपेन लैब इन्होंने मुझे लगता है लगभग शेयर के ऊंचे स्तर पर लिए हैं। सबसे ऊंचे जो भाव हुए थे हाल ही में, अब आपने लिया ही अभी है। शेयर में उतार चढ़ाव तो होना ही है। जल्दबाजी क्यों? आप व्यू क्यों मांगते हैं निवेश करने के इमीडिएटली बाद? जब आपने निवेश किया होगा तो आपने कुछ सोच समझ कर लिया होगा। मेरे ख्याल से कंपनी में एक अच्छा खासा टर्न अराउंड होकर शेयर 50 रुपए के स्तर से बढ़कर चला है। अगर आपको वो फोम फीलिंग के बाद में आपने लिया है तो थोड़ा आपको सहन करना पड़ेगा शेयर को, क्योंकि शेयर में उतार चढ़ाव अक्सर चलता है। विंटेज कॉफी में ट्रैक नहीं करता। जी सर, शर्मी जोशी जी का सवाल है, पीएफसी और आरईसी को क्या एवरेज कर सकते हैं इन लेवल्स पर, और एनबीसीसी में भी? देखिए, एनबीसीसी में जहां तक मुझे याद है एक कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट आना है, कुछ बोर्ड ने बोनस देना है, दे जी दिया है या नहीं, सर, वो वो घोषणा कर पता चुके हैं, नहीं। 31 अगस्त को घोषणा कर चुके हैं, बिल्कुल। हाँ, तो वो किया है। लेकिन उस अनाउंसमेंट के पहले शेयर में बहुत बड़ी तेजी थी। अब कुछ न कुछ न्यूज के बाद में कूल ऑफ हो रहा है। तो मेरे को लगता है कि फिलहाल शेयर ठंडा हुआ है। बट जहां तक एनबीसीसी की अगर बात करें, शेयर अपने एवरेजेस पर आकर सपोर्ट लिया है। और अगर यहाँ पर होल्ड करता है तो थोड़ा सा पुल बैक वापस देखने को मिल सकता है। अगर मान लीजिए ये 2-2.5 रुपए और यहाँ से कमजोर हो जाता है तो एवरेजेस इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगी और शेयर में थोड़ी और गिरावट हो सकती है। ऊपर जाते समय शेयर ने गैप छोड़कर ऊपर गया था, वो गैप बहुत समय पहले ही भर चुका है और अब थोड़े से वीकनेस दिखा रहा है एनबीसीसी का काउंटर। बिल्कुल। इसमें सर एक बोनस शेयर मिलेगा 2 के बदले, और जो रिकॉर्ड डेट है वो 7 अक्टूबर रखी गई है। ये जो अनाउंसमेंट हुई थी ये 31 अगस्त को हुई थी बोनस की, तो अब लगभग हम 12 सितंबर पर बैठे हैं और 7 अक्टूबर की इसकी बोनस की रिकॉर्ड डेट है। तो बिल्कुल इस पर दर्शकों को ध्यान देना होगा, निवेशकों को ध्यान देना होगा। लेकिन इसमें सर आज एक और खबर है कि एनबीसीसी को एक 1600 करोड़ रुपए का ऑर्डर भी मिला है। इसमें लैंड डेवलपमेंट किया जाएगा एमटीएनएल का, जो दिल्ली में उनकी कुछ लैंड पड़ी हुई है करीब 14 एकड़ की। तो इसको लेकर आज एमटीएनएल में भी अच्छी स्ट्रेंथ है और एनबीसीसी में भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। सर, इसका कुछ इम्पैक्ट है क्या इन दोनों में से कोई काउंटर पर? देखिए, एमटीएनएल को तो मोनेटाइजेशन होगा। जो आइडल लैंड पड़ा था उस पे कुछ डेवलपमेंट होगा तो उसे कुछ न कुछ पैसा मिलेगा, लैंड का भी मिलेगा और जो डेवलपमेंट होगा उसमें भी कमाई होगी। जहां तक एनबीसीसी है वो एक डेवलपर है, बिल्डर है। और ये जो भी लैंड डेवलप करेगा उसमें उसकी जो हिस्सेदारी है वो आएगी, उसे भी कमाई है। तो जहां तक एनबीसीसी का सवाल है, वो हिंदी में एक कहावत है, पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। तो उस टाइप का उसके लिए फायदा होता है। और एमटीएनएल का जैसे मैंने बताया, क्योंकि वो लैंड ओनर है, उसे भी फायदा है। दोनों का इम्पैक्ट आपको आज शेयर पे दोनों शेयरों में आपको दिख रहा है। बिल्कुल, तो दोनों ही शेयरों में उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। और यहाँ पर लेकिन कुछ एक खबरें और भी इम्पॉर्टेंट हैं। सर, हाइड्रो पावर को बूस्टर मिला है। 12,461 करोड़ रुपए का सरकारी सपोर्ट मिलेगा हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए। लेकिन उसमें जो शर्तें हैं वो बता देता हूँ। 2032 तक 31,450 मेगावाट की क्षमता बढ़ाई जाएगी और इसमें 200 मेगावाट का जो भी प्लांट होगा, 25 मेगावाट से नीचे के किसी प्लांट को कोई इंसेंटिव नहीं है। लेकिन अगर 25 मेगावाट से ऊपर और 200 मेगावाट तक का आप कोई पावर प्लांट लगाते हैं तो उसमें 1 करोड़ रुपए पर मेगावाट का इंसेंटिव मिलेगा। यानी कि अगर आपने 200 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया तो 200 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगर आप 200 मेगावाट से ऊपर का प्लांट लगाने जा रहे हैं तो 75 लाख पर मेगावाट
अपार्ट फ्रॉम दैट 200 मेगावाट के इंसेंटिव के अलावा मिलेगा। यानी कि अगर आपने 300 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया तो 200 करोड़ रुपए तो आपको पहले 200 मेगावाट पर मिलेंगे, बाकी 100 मेगावाट पर 75 लाख रुपए पर मेगावाट का फ़ायदा मिलेगा। ये जो स्कीम है ये बजट में भी अनाउंस कर दी गई थी कि 12,461 करोड़ रुपए इनको सरकारी सपोर्ट मिलना, लेकिन बात ये थी कि उसमें ये पूरा प्रेजेंटेशन में ये नहीं था कि किस किस तरीके से इसका आवंटन किया जाना है। और साथ ही पावर प्लांट से जुड़े हुए जो सड़क और ब्रिज को तो पहले भी इस स्कीम के तहत जोड़ा जाता था, लेकिन अब ट्रांसमिशन और रेलवे साइडिंग भी स्कीम के दायरे में आ गई हैं और 15,000 मेगावाट के पंप स्टोरेज को भी स्कीम में शामिल किया गया है। अरुण सर, पहले में जितनी भी ये हाइड्रो पावर की कंपनी है, NHPC, SJVN, JP हाइड्रो, इन पर आपका व्यू लेना चाहता हूँ सर। एक 2032 तक के लिए रोड मैप है कि आप पावर प्लांट लगाइए, इंसेंटिव पाइए, कितना फायदेमंद होगा ये? देखिए, एक चीज समझिए कि जो सरकार ने रकम दी है, एक अच्छी खासी रकम दी है, एक इंसेंटिव दिया है, और इसके अंदर में जो एक टाइम फ्रेम दिया है करीब 8 साल का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लॉन्ग गेस्टेशन के प्रोजेक्ट्स होते हैं। इसके अंदर में जो रिहैबिलिटेशन किया जाना होता है उसमें समय लगता है। तो कोई भी आदमी जो अब ये प्लांट लगाना चाहता है उसकी ये शिकायत नहीं हो सकती कि हमको समय नहीं दिया गया पूरा प्लान करने के लिए। 8 साल एक लंबा समय होता है जो सरकार ने दिया है। दूसरा, ये 1 करोड़ रुपया एक तरह से 7-8%, 10% का इंसेंटिव समझ लीजिए, हो सकता है 15% का इंसेंटिव समझ लीजिए, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है सभी को कि अगर आप ये करना चाहते हैं तो आपको सरकार कुछ न कुछ एक इंसेंटिव और दे रही है ऊपर से ये काम करने के लिए। तो मेरे ख्याल से इसके तहत अगले 6-8 महीने में कई प्रोजेक्ट्स अनाउंस होने चाहिए जो इसका लाभ लेने के लिए काम करेंगे। दूसरा, रिन्यूएबल, चाहे वो हाइड्रो के रूप में हो या सोलर और विंड के रूप में हो, इसका एक बहुत बड़ा विनिवेश भारत वर्ष में हो रहा है, जिसके लिए कई कंपनियां जुटी हुई है इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए। बिल्कुल सर, कुछ एक और कंपनीज लाइक KEC इंटरनेशनल, ज्योति स्ट्रक्चर, जो कि ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी है, चूँकि अब स्कीम खुल गई है। साथ ही जो पंप स्टोरेज में जो कंपनीज हैं उसमें अदानी ग्रीन, टाटा पावर, टोरेंट पावर जैसी कंपनीज हैं। इनमें से कोई कंपनी आप अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते हैं ओवरऑल? अगर आप आज के ये न्यूज को लेकर अगर ये सवाल पूछ रहे हैं तो कोई बड़ा इंपैक्ट इनके ऊपर नहीं आएगा। अगर आप इन जनरल इन कंपनियों के बारे में पूछ रहे हैं तो ये सभी कंपनियां अच्छे इनका प्रदर्शन रह रहा है। जहां तक पावर और पावर उत्पादन की कंपनियों का सवाल है, अगर आप देखें भारत में डिमांड जो पावर का है वो लगातार बढ़ रहा है, चाहे वो किसी भी सोर्स से जनरेट होता हो, और इनका सबका प्रदर्शन, EPS, एफिशिएंसी, सब पैरामीटर्स के ऊपर में आपको एक अच्छी खासी तरक्की देखने को मिल रही है। तो आप इनमें किसी में भी आप निवेश कर सकते हो। टाइमिंग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि एक अच्छी खासी मूव के बाद में करेक्शन आता है और लोग बाग ऊपर के भाव में जब लेकर फंस जाते हैं तो करेक्शन में उन्हें लगता है कि हमारी टाइमिंग गलत हो गई है, अब हम क्या करें। बिल्कुल, तो इन सभी काउंटर पर आपको व्यू बता दिया है सर ने कि किस तरह से आपको इनको इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखना है। लेकिन एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़ चुके हैं, मिस्टर दीपक नागर जी जुड़े हैं। नागर सर, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। सर, मेरे पास यूनो मिंडा के 100 शेयर हैं, 1180 प्राइस रेट। ओके। और एक HBL पावर के भी हैं सर, 202 क्वांटिटी है, 650 की MRP रेट है। सर, दोनों में लॉसेज हो रहे हैं, क्या करना है? जी, पूछ लेते हैं। अरुण सर, यूनो मिंडा और साथ ही HBL पावर, इसमें इनको दोनों में ही करीब अच्छा खासा लॉस हो रहा है, करीब 10 से 15% का। क्या करना चाहिए इनको? विवेक जी, अक्सर मौका नहीं मिलता निवेशक को सवाल पूछने का। मैं इनको एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इन्होंने ये कोई भी इसमें से एक शेयर के बारे में इन्होंने सिलेक्ट क्यों किया, और इन्होंने जब लिया था तो किसी के राय पे ली थी
या इन्हें अच्छा लगा था इसलिए लिया? अगर नागर जी ये हैं, शरद मिश्रा जी की रिकमेंडेशन पे लिया था यूनो मिंडा। किसकी रिकमेंडेशन पर सर? अपने शरद मिश्रा जी आते हैं ना, जी जी जी, ओके उनकी रिकमेंड। और कोई ओके। उन्होंने कोई स्टॉप लॉस दिया था आपको? हाँ सर, स्टॉप लॉस तो दिया था, वो ट्रिगर नहीं हो पाया किसी कारणवश, नहीं लग पाया वो, उस वजह से रेट बहुत डाउन आ गए हैं सर इसके। नहीं नहीं, यही कहना चाहता हूं सर, आपको कोई नेगेटिव बात नहीं करना चाहता था। कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी के कहने पर शेयर लेते हो तो वो जो पूरी बात बोलते हैं, एंट्री प्राइस, टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस, गलत हर शेयर हो सकता है, लेकिन जब वो स्टॉप लॉस पे आता है तो उसमें से निकलने का आपको जो प्राइस दिया गया है उसमें निकलना चाहिए। तकलीफ ये होती है कि आप उस प्राइस पर निकलते नहीं हो, और क्योंकि लॉस में बिकता नहीं है माल, आप खड़े रहते हो। अब आप देखिए कि आपके कितना बड़ा लॉस उस भाव से हो चुका है, और क्या अब आपको लगता है कि शेयर में अगर बड़ी तेजी भी आ जाए तो क्या आप उस भाव पर आ सकते हो? तो मेरे ख्याल से फिलहाल ऑटो कंपोनेंट की जो कंपनियां हैं वो सबका प्रदर्शन अच्छा चल रहा है। ये शेयर आपने ऊंचे स्तर पर कुछ हद तक लिया है, कुछ समय और लगेगा इस शेयर में आपको। अगर आप निकलना चाहें तो आप लॉस बुक करके निकल सकते हैं, या आप थोड़े समय के लिए खड़े रह सकते हैं। दूसरा शेयर क्या था विवेक? सर HBL पावर। HBL पावर में भी थोड़ी सी गिरावट चल रही है, उछले स्तर से एवरेजेस के ऊपर आकर सपोर्ट लिया है। यहां पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लिया जाए करीब 15 से 20 रुपए नीचे का। अगर वो टूटता है तो इन्हें निवेश में से निकल जाना चाहिए, क्योंकि एवरेजेस को तोड़ने की तैयारी पर है शेयर, जो एक नेगेटिव साइन कहा जाता है। जी सर, एक और बड़ी खबर की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां, यहां पर कल एक बड़ी खबर आई कि कैबिनेट ने आयुष्मान भारत योजना में 70 साल या उनसे अधिक उम्र के लोगों को भी अब इस स्कीम के तहत जोड़ दिया है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आपका स्टेटस क्या है, आप कितने अमीर हैं, आप किस स्कीम का और किसी स्कीम का बेनिफिट उठा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास कोई प्राइवेट कंपनी का, किसी भी सरकारी कंपनी का इंश्योरेंस है भी, हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बावजूद भी आप आयुष्मान स्कीम के तहत जुड़ना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है कि आपको एक कार्ड बनवाना है। वो उस कार्ड में आपको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिलेगा, जिसके तहत आपको फ्री इलाज हो सकेगा। सर, अगर मैं ये देखूं, ये स्कीम अप्रैल में घोषित हुई थी, हालांकि कैबिनेट की मोहर कल लगी है, लेकिन ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज पर कितना इम्पैक्ट डालेगी? सर, 6 करोड़ लोग हैं भारत में जो कि 70 साल या उससे अधिक की उम्र के हैं। इसमें जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी लाइक बजाज फिनसर्व, स्टार हेल्थ, ICICI लॉम्बार्ड, न्यू इंडिया एश्योरेंस, इन सभी पर सर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा? काफ़ी हैफ्टी प्रीमियम ये उठा रहे थे इस वर्ग के लोगों से। देखिए, मुझे लगता है आगे जाकर ये आयुष्मान भारत में ये सभी कंपनियां जुड़ जाएंगी, और जो सरकार की जो पॉलिसी होगी उसके हिसाब से ये पॉलिसीज देने लगेंगे। दूसरा, मैं आपको ये कह सकता हूं कि आज के दिन ये प्राइवेट कंपनियां 70 साल के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस दे नहीं रही थी, इसलिए ये मांग की गई थी सरकार से कि आप इसमें लीड लीजिए, जिससे कि लोगों को ये बेनिफिट मिलने लगे। अब इन कंपनियों की भी स्कीम्स आने लगेगी, और मेरे ख्याल से हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा कि इसके अंदर में आपको एक बिजनेस का ग्रोथ मिलेगा, पेनिट्रेशन बढ़ेगा, और सभी कंपनियों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो इस टाइप की नई पॉलिसी ले आएगा, उसे एडवांटेज ज्यादा मिलेगा। जी सर, लेकिन जैसे मेरे पेरेंट्स भी हैं, वो 70 ईयर्स से ऊपर के हैं, और उसमें अगर वो उनकी जो पॉलिसी चल रही है वो स्टार हेल्थ से चल रही है, और उसमें जो प्रीमियम आ रहा है सर, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके जो पेरेंट्स हैं 70 साल से ऊपर के हैं, और उनकी ज़्यादातर की जो पॉलिसी है वो स्टार हेल्थ या किसी अन्य इंश्योरेंस कंपनी से, लेकिन प्रीमियम जो आते हैं सर वो 5 लाख का कवरेज के लिए करीब 70,000 से 1-1 लाख रुपए तक आता है। अब आपको फ्री इलाज मिल रहा है 5 लाख रुपए का ही गवर्नमेंट से,
तो क्या लोग इन प्राइवेट कंपनीज को 70,000 से 1 लाख रुपए देना पसंद करेंगे? इनके रेट्स में गिरावट होगी, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स इनको अब मिलेंगे, जो नई पॉलिसी बनने लगेगी, स्टेट इंश्योरेंस प्राइवेट इंश्योरेंस को मिलकर, वो एक मार्केट जबरदस्त एक्सपैंड हो जाएगा। एक सेक्टर जिसके अंदर में की पॉलिसी धारक की गिनती बहुत छोटी होती थी, अब बहुत बड़ी हो जाएगी। और मेरे ख्याल से जो शायद कहीं पर मैंने एक आंकड़ा पढ़ा था कि 6 करोड़ ऐसे लोग हैं जो ये शायद स्कीम के बिल्कुल सर, 6 करोड़ लोग हैं जो आज 70 होंगे। हाँ बिल्कुल। तो ये जो 6 करोड़ का जो आंकड़ा है, मुझे लगता है कि कुछ समय में आप देखेंगे कि इसमें एक बड़ी संख्या इसमें इंश्योरेंस ले लेंगे। और एक चीज और देखिए, इसमें आपके पेरेंट्स ने इंश्योरेंस ले रखा है क्योंकि उनकी पॉलिसी पहले से चल रही थी। पहले एक सिस्टम ये था कि वो एक पर्टिकुलर एज आने के बाद में आपका री इंश्योरेंस नहीं करते थे, तो कई लोगों का इंश्योरेंस बंद हो चुका था 60-65 के एज के रेंज में। अब वो सब वापस इंश्योरेंस में आ जाएंगे। कुछ प्राइवेट इंश्योरेंस भी लेंगे, कुछ सरकार का भी इंश्योरेंस ले लेंगे, जिससे कि उनकी टोटल कवरेज की वैल्यू बढ़ सकती है। बिल्कुल, और इस उम्र में सबसे इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस होता है। इलाज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत बीच बीच में पड़ती रहती है। ये एक अच्छा कदम सरकार की तरफ से जो उठाया गया है। लेकिन सर, एक और खबर जिस पर मैं आपका फोकस करवाना चाहूँगा वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील में देखें तो ब्रिटेन सरकार से कंपनी को एक राहत मिली है। नया प्लांट लगाने के लिए इनको 50 करोड़ पौंड मिलेंगे और 125 करोड़ पौंड ये प्लांट लगाने पर खर्च करेंगे। इनका जो पुराना प्लांट था उसकी जो शेल्फ लाइफ थी वो ख़त्म हो गई थी और बिल्कुल प्लांट को इनको बंद करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से कई वर्कर्स की जॉब जा रही थी, हड़तालें हुई। उस समय पर ब्रिटेन में जो चुनाव थे वो भी आ गए थे, तो जो लेबर पार्टी थी उन्होंने बोला भी था कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे हम टाटा स्टील से बात कर रहे हैं ऑलरेडी और कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। उन्होंने इंसेंटिव देने की भी ऑलमोस्ट इंडिकेशन दे दिए थे और अब चूंकि सितंबर में घोषणा आ भी गई है, इसकी वजह से 5,000 जॉब्स बच पाएंगी। अब पुराना प्लांट ख़त्म होने के बाद ये अब नया प्लांट जो लगाएंगे वो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के बेस पर होगा और इसका जो इम्पैक्ट होगा वो जो जॉब क्रिएशन पर या जॉब सेविंग पर ज़्यादा ये फोकस कर रहा है। सर, कैसे देखें टाटा स्टील, जब ये हड़ताल शुरू हुई थी उस समय काउंटर 180 चल रहा था, 150 की रेंज पर आया। हालांकि हमने मेटल के कोई भी काउंटर को चलते हुए नहीं देखा उस पीरियड में, पिछले 2-3 महीने में। अब टाटा स्टील में क्या करना है सर? देखिए, न्यूज़ पॉजिटिव है। एक नया मॉडर्न प्लांट कंपनी लगाने जा रही है, जिसमें उन्हें एक तरह की सब्सिडी आप कह सकते हो ब्रिटेन की सरकार से मिलेगी। और ये मेरे ख्याल से मोस्ट मॉडर्न प्लांट आज के समय के हिसाब से बनेगा। ये कंपनी के लिए एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। और डेवलप कंट्रीज में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। लेबर का कॉस्ट इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि कोई भी प्लांट जल्दी से वायबल नहीं होता। टिस्को का या टाटा स्टील का ये एक बड़ा एडवांटेज हो जाएगा कि उनके पास में एक मॉडर्न प्लांट है। एम्प्लॉइज का भी कॉस्ट कंट्रोल में रहेगा क्योंकि ये सरकार के साथ एक तरह से मिलजुल कर ये प्लांट हो रहा है, तो उन्हें एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जो वो क्रिएट करेंगे क्योंकि वो प्लांट नया लग रहा है, वो एक बात। लेकिन उन्हें एडिशनल एम्प्लॉइज को लेने की दरकार नहीं है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही उनको लेनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, चलते चलते आपकी रडार पर कुछ शेयर हो तो वो प्लीज हमारे साथ शेयर कर दें। कल जो बजाज हाउसिंग की जो इश्यू बंद हुई है, महज 6,600 करोड़ की इश्यू थी। उसमें अगर आप एंकर पोर्शन करीब 1,800 करोड़ का निकाल दे तो 4,800 करोड़ की टोटल इश्यू और उससे 3.25 लाख करोड़ का सब्सक्रिप्शन मिला है। इससे दो चीज साफ जाहिर होती है, एक बजाज ब्रांड बहुत स्ट्रांग है, दूसरा रिटेल HNI QIB उनके पास इतना पैसा पड़ा है कि वो
60 टाइम 70 टाइम इशू सब्सक्राइब कर रहे हैं। और तीसरी चीज, जो वैल्यूएशन पे ये शेयर आया है, जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, इसमें कंपैरेटिव वैल्यूएशन में एक शेयर सामने उभर कर आता है, पीएनबी हाउसिंग। पीएनबी हाउसिंग के का भाव करीब 1180-90 के बीच में चल रहा है, माफ कीजिए 1080-90 के बीच में चल रहा है। मुझे लगता है कि इसकी जो टारगेट प्राइस है, हो सकता है ये आपको अगले 3-4 दिन में भी मिल जाए। 1245-1250 का आपको एक टारगेट प्राइस मिल सकता है। ये सिर्फ रिलेटिव वैल्यूएशन के थ्योरी के बेसिस पर है कि प्राइस टू बुक जो बजाज हाउसिंग की होगी और जो मौजूदा प्राइस टू बुक पीएनबी हाउसिंग की है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। उसमें से कुछ ये शेयर गेन करके कैप्चर कर लेगा। बिल्कुल, तो पीएनबी हाउसिंग यहाँ पर आपको बेट लगा सकते हैं। 1098 पर 90 पर चल रहा है। 1240 और 1250 के 2 टारगेट्स आपको मिलेंगे इस रेंज में। अरुण सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। शेयरों पर एचडीएफसी स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें एचडीएफसी स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड को स्कैन करें।